सो हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे कि आप 3 महीने में एनडीए की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए अपियर हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर पहले थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एनडीए के बारे में कि जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका मैट का होता है और जो सेकंड पेपर होता है वो आपका जीएटी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मैट के जो टाइमिंग्स होते हैं वो सुबह 10 बजे से 12:30 तक होते हैं और जो जीएटी के टाइमिंग्स होते हैं वो दोपहर 2 बजे से लेके 4:30 तक होता है। ठीक है, सेम डे पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं और संडे को होते हैं। ओके, इस बार 14 नवंबर को है, पहले 5 सितंबर को कंडक्ट किया जाने वाला था बट उसके बाद ये पोस्टपोन कर दिया गया। ओके, तो चलो ठीक है, मैट में फिर हम देख लेते हैं 120 क्वेश्चंस होते हैं जो कंप्राइज करते हैं ऑलमोस्ट 300 मार्क्स और जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 होती है। एक क्वेश्चन की वेटेज जो होती है वो 2.5 मार्क्स होती है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब है कि आपके 0.83 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे अगर जो आपके आंसर गलत होते हैं। ओके, देन यहाँ पर जीएटी में 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, इंग्लिश, देन इंग्लिश के बाद साइंस एंड थर्ड वन होता है एसएसटी। एसएसटी में भी काफ़ी स्प्लिट हो जाता है, फिर बाद में हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सेम सिविक्स हो जाती है और करंट इवेंट्स आपकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। साइंस में आपकी फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री एंड बायो। ओके, इंग्लिश में फिर टॉपिक्स होते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीपोजिशन हो जाता है और स्पॉटिंग द एरर्स हो जाता है, कंप्लीटिंग द सेंटेंस। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपके इंग्लिश में कवर हो जाते हैं। अभी सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। तो हमारे पास 3 मंथ्स है। सबसे पहले अगर जो इनको साइड में नोट डाउन कर लेते हैं हम, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, जो नवंबर का स्टार्टिंग के कह सकते हो आप 10 से 12 दिन जो रहेंगे उसमें आपको प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा चैप्टर्स लेके बैठे हैं कि जो आपके अभी तक एक भी बार रिवाइज नहीं किया है वो कोई नए चैप्टर्स लेके बैठे हैं, वो नहीं करना है, वो गलती हो जाती है। तो आखिर के जो 10 से 12 दिन रहेंगे उसमें सिर्फ सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि कुछ रिवाइज करने का पोर्शन हो, बिल्कुल वो रिवाइज, ठीक है, मतलब बिल्कुल रिविजन वाला पीरियड होना चाहिए, वो कुछ नया आपको शुरू नहीं करना है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नवंबर का 10 से 12 दिन रहेंगे, 10 to 12 डेज रहेंगे, उनमें कुछ नया शुरू नहीं करना है। बस जो आप पढ़ चुके हो उन चीज़ों को रिवाइज करना है, फॉर्मूलेज को याद करना है, करंट इवेंट्स जो है उनको रिवाइज कर सकते हो, बस उन चीज़ों पे फोकस करना है, कोई भी नई चीज़ शुरुआत नहीं करनी है। ठीक है, अब आते हैं मैथ्स की। मैथ्स के 2 कैटेगरी में बच्चे हो सकते हैं कि जिनका मैथ्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है या प्रोसेस में। ओके, तो उनके लिए तो बेस्ट यही चीज़ रहेगा, वो अपना सिलेबस आसानी से कवर करिए, मतलब अच्छे से कवर करिए और बाद में सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करिए। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो सपोज कॉमर्स बैकग्राउंड से या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, जिनका मैथ्स अभी प्रिपेयर नहीं है, ठीक है, ये 12th अपेयरिंग कह सकते हो आप। उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखिए, तो वो 12th का पोर्शन तो कवर कर सकते हैं अगर जो कोई 12th अपेयरिंग है, तो उनके बेसिस पे वो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलस अच्छे से करिए, डिटरमिनेंट मैट्रिसेस अच्छे करिए और ट्रिगो और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। ठीक है, 11th का पोर्शन, तो वो आसानी से 100+ स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से, तो उनके लिए ये सफिशिएंट रहेगा। और वो कहाँ इसको बढ़ा सकते हैं, अपना साइंस में बढ़ा सकते हैं और इंग्लिश में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एसएसटी में भी आएंगे अभी थोड़ी देर बाद, अभी पहले मैथ्स का डिस्कस कर लेते हैं। और सपोज जो बच्चे जिनका अभी मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वीक है, वो साइंस बैकग्राउंड से भी नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से, उनके लिए क्या है, देखो उनके लिए 3 से 5 टॉपिक हैं। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास अलजेब्रा। ठीक है, फिर आ जाती है ट्रिगो। अच्छा, अलजेब्रा में सपोज आपके सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस हो गए, ठीक है, एपीजीपी सीरीज़ हो गई, बाइनरी नंबर्स हो गए, लॉगरिथम हो गया। ठीक है, ये कुछ आसान टॉपिक्स होते हैं। फिर ट्रिगो हो गई, ट्रिगो उन्होंने 10th में भी पढ़ी होती है, तो इस वजह से आसानी से कर सकते हैं। 20 to 25 क्वेश्चंस ट्रिगो के पूछे जाते हैं। ट्रिगो में हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है, नॉर्मल ट्रिगो होती है हमारी, फिर उसमें इन्वर्स आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। इन्वर्स को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर जो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे, उससे 3 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं आते। ठीक है, ट्रिगो कर सकते हैं। उसके बाद डिटरमिनेंट मैट्रिसेस कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ठीक है,
उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और लास्ट टॉपिक होता है हमारे पास स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे 10 क्वेश्चन भी आसानी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये 5 टॉपिक हैं, आप इनको कवर कर लीजिए आपके आसानी से, एटलीस्ट 100+ तो आएंगे ही। हो सकता है कि आपने ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया तो 150 तक भी पहुंच जाए। ओके, तो इन चीज़ों पे फोकस करना है। अगर जो आप साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो, या सपोज अगर जो आप 12th अपेयरिंग भी हो, आपका मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप इन पर फोकस कर सकते हो। बट उससे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप 12th के मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि नवंबर में आपके टर्म 1 भी होने वाले हैं। तो 12th का मैथ्स पे फोकस करिए आप। ठीक है, उससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक्स्ट्रा चीज़ क्या करनी है, सिर्फ ट्रिको कर सकते हैं और थोड़ा प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं। इससे ये चीज़ रहेगी कि आप थोड़ा सा अच्छा या डिसेंट स्कोर लेके आ सकते हैं। ओके, और जिनकी अच्छी सी प्रिपरेशन है वो तो अपना कंप्लीट प्रिपरेशन करिए, और सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस सभी को करनी है। ये करने के बाद सैम्पल पेपर ज़रूर सॉल्व करने हैं, एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर के करके ट्राई करना। ठीक है, जो लास्ट से 10 से 12 दिन रहेंगे इसमें सैम्पल पेपर्स की ही प्रैक्टिस करनी है कंटिन्यूसली डेली। ओके, और दोनों के, मैट के भी और जीएटी के भी। इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर। देखो, एग्ज़ाम में गलती करने से बेहतर है कि पहले घर पे गलती कर लो। ठीक है, जो सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे सारी गलतियाँ उसमें हो जाए। अगर जो एग्ज़ाम के टाइम पे गलती करोगे तो वहाँ पर कोई सुधारने का चांस नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट वही फिर 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 6 महीने के लिए फिर इंतज़ार करना होगा। तो सबसे बेस्ट ये चीज़ होती है कि जो भी गलती फील्ड में करनी होती है, फील्ड से पहले उसको प्रैक्टिस के टाइम पे या ट्रेनिंग के टाइम पे कर लो। सभी चीज़ों के लिए, ये सिर्फ एनडीए के लिए नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आप अपना मैथ्स प्रिपेयर कर सकते हो। अब आते हैं हम जीएटी पे। सो चलो आप जीएटी डिस्कस करते हैं। तो जीएटी में सबसे पहले होता है इंग्लिश। ठीक है, मैथ्स में पहले हम 100+ स्कोर कर चुके हैं, तो हमें हमारा जो टारगेट होगा, देखिए वो एटलीस्ट आप टारगेट रखिए 370+। ठीक है, 370+, क्योंकि टारगेट हम लेके चलते हैं कि जो कट ऑफ है वो 360 टू 370 जाएगा। ओके, थोड़ा ऊपर टारगेट लेके चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 100+ हम मैथ्स में स्कोर कर चुके हैं। कुछ बच्चे हैं जो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, उनके लिए वेल एंड गुड है, तो उनके लिए यहाँ पर वो कंपनसेट कर दिया जाएगा। सेक्शनल कट ऑफ 25 से 30% लाई करता है, तो ऑब्वियसली हम इसमें क्लियर कर चुके हैं। देन इंग्लिश, ज़्यादातर बच्चों की इंग्लिश अच्छी होती है। ठीक है, तो उसमें काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 200 मार्क्स की इंग्लिश होती है। ठीक है, तीनों ही पोर्शन 200 मार्क्स 200 मार्क्स, और ये भी 200 मार्क्स होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन की वेटेज होती है वो 4 मार्क्स होती है। ठीक है, और इस वजह से हमें 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तीनों सेक्शंस के, चाहे इंग्लिश को, चाहे साइंस को, चाहे एसएसटी को। ठीक है, इन दोनों का एक ही होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1 to 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, और 50 to 150 क्वेश्चंस आपको साइंस और एसएसटी के मिक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों का सेक्शनल कट ऑफ एक साथ जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। साइंस और एसएसटी का जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो एक साथ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जनरल अवेयरनेस में ही आ जाता है, तो इन दोनों का कट ऑफ एक साथ लिया जाता है। इंग्लिश का अलग लिया जाता है। ठीक है, तो आप इन दोनों को एक साथ क्वालिफाई करें, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एसएसटी भी आपको पढ़नी ज़रूरी है। अगर जो आपने नहीं पढ़ी हुई है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ करंट इवेंट्स कर लीजिए। बाकी साइंस पे और इंग्लिश पे फोकस करिए, जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर कर सकें, उनमें जितना ज़्यादा स्कोर कर सकें। ओके, सपोज़ किसी की इंग्लिश कमज़ोर नहीं है, देखिए अगर जो आपकी इंग्लिश अच्छी है तो 100+ तो आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक एवरेज बच्चे की बात बता रहा हूँ, अगर जो उसने काफ़ी ठीक ठाक इंग्लिश पढ़ी हुई है अभी, मतलब सीबीएसई बोर्ड से, इतना स्कोर कर सकते हैं। लेकिन सपोज़ आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बस। ठीक है, इतना टाइम नहीं है कि आप इंग्लिश में हर एक चैप्टर को लेके बैठें। ठीक है, उनके सारे ग्रामर्स के रूल्स याद करें, और रूल्स याद करने के बाद भी आप इतना टाइम दे दें लेकिन उतना प्रोडक्टिव ना हो। ठीक है, तो इतने कम टाइम में सिर्फ एक ही तरीका है इंग्लिश सुधारने का, वो होता है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs करने हैं। ठीक है, पाथफाइंडर सबसे अच्छी बुक होती है। इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो, मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो, और साइंस भी बढ़िया है। और एसएसटी के लिए थोड़ा सा कम कंटेंट होता है उसमें, तो एसएसटी के लिए फिर दूसरी ल्यूसेंट वगैरह प्रेफर कर सकते हो। ओके, तो PYQs आपको करने हैं, पाथफाइंडर से कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। या अगर जो आपके पास कोई दूसरी बुक है जिसमें PYQs हैं
तो वो कर सकते हैं। सिर्फ PYQs ही हैं जो आपको इंग्लिश में क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। एक बेटा स्कोर भी दिला सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रैक्टिस कितने ज़्यादा करते हैं। तो प्रैक्टिस से ही आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है। सपोज अभी आपका 30+ स्कोर है सपोज, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से अगर जो आप PYQs प्रैक्टिस करते हैं तो ये आराम से 70 तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे कि आप सेक्शनल कट ऑफ भी आसानी से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ भी तो क्लियर करना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। ओके, ये हो गई इंग्लिश की बात। ओके, अच्छा, कुछ 2-3 टॉपिक जो आते ही आते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, स्पॉटिंग द एरर्स हो गए, ठीक है, देन कंप्लीटिंग द सेंटेंस हो गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है, इनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। देन अब आते हैं साइंस। साइंस देखिए, जो फिजिक्स के होते हैं वो ऑलमोस्ट 23 क्वेश्चंस के आसपास पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के 70 अप्रॉक्स, और बायो के 8 to 10, मतलब 10 क्वेश्चंस आप मान सकते हो, ये इनका रेशियो होता है। जो फिजिक्स पूछी जाती है और केमिस्ट्री पूछी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा अच्छी रेंज नहीं होती है, या इतना अच्छा लेवल नहीं होता है। अगर जो मेंस के कंपैरिजन में किया जाए तो 1/3 लेवल, ठीक है। मेंस का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल होता है वो इसके 1/3 के, या कह सकते हैं जो ND का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेवल है वो 1/3 है मेंस के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब काफ़ी ज़्यादा बेसिक पूछी जाती है और आसान टू द पॉइंट पूछी जाती है। क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं आप विदिन 10 सेकेंड्स में आंसर्स कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, या कह सकते हो कुछ क्वेश्चंस होते हैं 10% जो सॉल्विंग होते हैं, वो भी उतने अच्छे नहीं होते जितने मेंस के होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो मतलब स्कोरिंग होता है, अगर जो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ठीक है, ईजी होता है साइंस, और स्कोरिंग होता है ऑलमोस्ट। आप ऐसा भी हो सकता है कि 50 में से अगर जो आप साइंस पढ़ते हो 45 स्कोर कर सको, मतलब 45 क्वेश्चन सही कर सको, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोर है। क्यों? क्योंकि आप सपोज इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की वेटेज कितनी है, 4 मार्क्स, तो 180 आप इसमें स्कोर कर दोगे, और 180 स्कोर करने का मतलब है आप 400+ स्कोर कर सकते हो फिर, अगर जो आप बाकी पोर्शन में भी अच्छा परफॉर्म करो, ठीक है। तो साइंस आपकी स्कोरिंग हो सकती है। अगर जो सपोज आपकी इंग्लिश वीक है तो आप साइंस में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना कि उसको स्कोरिंग बना सके, बट इंग्लिश पे इतना कम फोकस मत डालना कि सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर ना कर सके, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ तो हमें क्लियर करना ही है, पहली प्रायोरिटी तो वही है, ओके। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ को देखना है। तो साइंस में आप कर सकते हो, बायो को आपको करने की ज़रूरत नहीं है अगर जो बायो का आपका इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बायो के 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं जो 9th-10th लेवल की बायो के पूछे जाते हैं। सपोज सेल किसने डिस्कवर की थी, ये क्वेश्चन भी आसानी से पूछा जाता है, ठीक है। तो बायो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ध्यान देना है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी पाथफाइंडर बढ़िया है, और साथ के साथ इनऑर्गेनिक से केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन जो डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, ठीक है। डेली साइंस आप मान सकते हैं, वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप NCERT रीड करते हैं तो NCERT से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या पाथफाइंडर से, ओके। अब आते हैं SST के ऊपर। ओके भैया, पहले तो ये बताओ कि SST प्रिपेयर करना ज़रूरी है नहीं, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल SST अगर जो आपकी प्रिपरेशन है SST की तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर जो प्रिपरेशन नहीं है इस टाइम पे तो आप बाकी अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाने में यूज़ करिए, या सपोज़ कोई ऐसा वीक पॉइंट है जिसका अभी सेक्शनल कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि SST और साइंस का एक साथ कट ऑफ जाने वाला है, सेक्शनल कट ऑफ अलग अलग नहीं जाएगा, ये साइंस और SST अलग अलग नहीं जाएगा, एक साथ ही जाएगा, ठीक है, 400 में से जाएगा। तो अगर जो आप साइंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्कोर कर लेते हैं तो SST की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ पे मैं ध्यान करूँगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते रहिए, जिससे कि आपकी करंट इवेंट्स प्रिपेयर हो जाएं। आप बोलोगे भैया ये क्यों? देखो, एक तो ये आपकी रिटर्न एग्जाम में हेल्पफुल होगा, दूसरा आपके इंटरव्यू में SSB के टाइम पे जब आपका पर्सनल इंटरव्यू हो रहा होगा तब आपसे ऑब्वियसली एटलीस्ट 5 इंटरनेशनल इवेंट्स और 5 नेशनल इवेंट्स पूछे जाती हैं, कॉमन है ये, ठीक है। आपके रेयर चांस ही हो सकता है कि आपसे ना पूछी जाए, क्योंकि उनको चाहिए कि हाँ आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल अफेयर्स या नेशनल अफेयर्स जो होते हैं उनकी नॉलेज हो, ठीक है। रिलेशंस वगैरह के, चाइना इंडिया के रिलेशन कैसे चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेड वॉर वगैरह के बारे में आपको नॉलेज हो थोड़ी सी, ओके। तो ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप SSB में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएंगे आसानी से, सिर्फ PI में नहीं, पर्सनल इंटरव्यू में ही नहीं, आप जब ग्रुप डिस्कशन होगा GTO का, ठीक है, 2 ग्रुप डिस्कशन होते हैं, उसमें भी आप अच्छे से अपनी बात रख पाएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज होगी। एक अपना एक ऑरा बढ़ाना है जिससे कि आपको नॉलेज का ज़्यादा आइडिया हो, ओके, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलो ये था, और अगले आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि आप
का शेड्यूल क्या होना चाहिए। ठीक है, 3 महीने बचे हुए हैं और थोड़ा सा ये टाइम है अपना थोड़ा सा चार्ज अप होने का या बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करने का, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है कि आप थोड़ा सा कहीं भी इधर से उधर वेस्ट कर सकें। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे क्या शेड्यूल होना चाहिए या क्या प्लान होना चाहिए जो हम 3 महीने तक फॉलो करके आसानी से एनडीए में एक अच्छा स्कोर कर सकें और एसएसबी के लिए अपेयर हो सकें। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।